students, today we will start our next topic, that is about the HRM planning. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लानिंग क्या होती है, उसके अर्थ को और उसकी प्रोसेस को हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो इसके जो प्रीवियस वीडियो थे फर्स्ट यूनिट से, और जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो है 201, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में जो है वो अध्ययन करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा इससे रिलेटेड है, मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हम पूरा चैप्टर, एक पूरी यूनिट हम प्लानिंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग क्या होती है। आप उस प्लानिंग के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करें बिना, सिर्फ एक चीज़ हुई है कि उस प्लानिंग के साथ HR को ऐड कर दिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स को उसके साथ क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग क्या होती है। whenever we study the whole subject about the HRM, so in this subject we have to discuss about the different topics, but those all topics are related to somewhere HRM। जो सभी टॉपिक कहीं ना कहीं HRM से ही क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है। अब इन टॉपिक्स में जो हमें स्टडी करनी है वो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में तो करनी है, साथ ही साथ इन ह्यूमन रिसोर्स के को मैनेज किस तरीके से किया जाना चाहिए और क्या क्या वेज होते हैं जिनके थ्रू अगर हम उन्हें क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, तो वो बहुत एक ईजी रास्ता हो जाता है, एक सरल तरीका हमारे लिए हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यहाँ पढ़ना है मीनिंग को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अर्थ को हम यहाँ समझेंगे कि मानव संसाधन प्रक्रिया का क्या अर्थ है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की करंट नीड होती है और जो फ्यूचर की नीड होती है उसको आइडेंटिफाई करना। क्या कहा मैंने कि एट प्रेजेंट, वर्तमान में मानव संसाधन प्रबंधन की क्या आवश्यकता है और आगे आने वाले भविष्य में क्या आवश्यकताएं हमें महसूस हो सकती हैं या हमें ज़रूरत पड़ेगी जिन संसाधनों की, उनके बारे में क्या करना, आइडेंटिफिकेशन लगाना, पता लगाना कि भाई अभी इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता लगे या कुछ और हमें अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को कम करना पड़े, रिट्रेंच करना पड़े, उनकी छटनी करना पड़े। तो इस तरीके से वो करंट नीड होगी या वो फ्यूचर नीड होगी, किसके बारे में, तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, मानव संसाधनों के बारे में। तो इट इज आइडेंटिफिकेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन थ्रू विच वी कैन और द पर्सन or the authorities can easily identify the present need as well as the future need of an organization related to human resource की नीड को, आवश्यकता को क्या किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। वन मोर थिंग, इट इज डन बाय द प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि व्हाट आर द गोल ऑफ HR डिपार्टमेंट एंड इट इज लिंक्ड विद द होल स्ट्रेटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो गोल होते हैं, तो गोल क्या होंगे भाई, हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं, या जो विभिन्न पद हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी संस्था में खाली है, उन पर हम उन्हें जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो उसका मेन एम क्या है, क्या समझेंगे आप कि किसी भी संस्था का मेन गोल क्या होता है, अर्निंग मनी। अब ये अर्निंग मनी 3-4 लोग मिलकर तो नहीं कर सकते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की क्या लगती है, ज़रूरत लगती है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी आपको क्या करने पड़ते हैं, बढ़ाने पड़ते हैं। तभी तो स्मूथली प्रोडक्शन होगा, तभी तो उत्पादन बढ़ेगा। जितना उत्पादन होगा उतनी बिक्री होगी, जितनी बिक्री होगी उतना मुनाफा होगा, ठीक है। और यही किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, अल्टीमेट गोल होता है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है कि अर्निंग मनी। सो इट इज ऑल्सो लिंक्ड with its own goal as well as the different strategies of the same organization। अलग अलग जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, रणनीतियाँ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कहीं ना कहीं उनसे क्या होता है, लिंक होता है। तो स्टूडेंट्स, इट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ HR प्रोसेस। अब HR प्रोसेस का जब अर्थ हमने समझ लिया है तो उसकी प्रक्रिया को समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें हम पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस में। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि प्रोसेस जब भी आपको लिखने आती है तो आपको फ्लो चार्ट के रूप में बनाना है। फ्लो चार्ट क्या होता है कि इस तरीके से आप फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, हाँ, उनका आपको सीक्वेंस नहीं हटाना होता है, एक के बाद एक ही इन पॉइंट को लाइन वाइज आपको याद करने होंगे। यही प्रक्रिया में, यही प्रोसेस का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि आप बिना पॉइंट्स को मिसमैच किए या ऊपर नीचे बदले, आपको एक के बाद एक लिखना होता है। जैसे ए के बाद बी आता है ना,
बी के बाद सी आता है, डी आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते ए सी डी बी, नो, वो गलत हो जाएगा। तो यही मैं प्रोसेस में आपको बताना चाह रही हूँ। और इस तरीके से आपको एरो लगा लगा के क्या करना है, प्रोसेस को लिखना है। किसी भी सब्जेक्ट में प्रोसेस अगर लिखने भी को आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो यू हैव टू राइट इन दिस वे ओनली। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द HR प्रोसेस। इट इज अबाउट द एनालाइज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उद्देश्य का विश्लेषण करना। क्या कहा मैंने? उद्देश्य का विश्लेषण करना। सबसे पहले HR जो होता है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग जो होती है, इट आइडेंटिफाइज और इट एनालाइज द ऑब्जेक्टिव। इसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अर्निंग मनी तो होता ही है, एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग द सोशल सर्विसेज ऑल्सो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सभी ऑर्गेनाइजेशन सोशल सर्विसेज भी क्या करती है, प्रोवाइड। तो आप सोचेंगे कि हम पैसा तो कमा ही रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उत्पाद बना के दे रहे हैं, तो बिक्री के साथ साथ पैसा तो कमा ही रहे हैं। सोशल सर्विस देना क्या हुआ? तो एम्प्लॉयज को अपने यहाँ नौकरी देना, फिर उनकी मतलब कस्टमर की आवश्यकताओं के अनुसार उनको समय समय पर अलग अलग प्रकार के उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को का निर्माण करना, उन तक पहुंचाना, ये भी क्या है, सोशल सर्विस ही तो है। तो इट्स एनालाइज द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले HR डिपार्टमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी उद्देश्य होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है। ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेज किस चीज़ की, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस की। नाउ इट्स सेकंड स्टेज इज द इन्वेंटरी करंट HR। ठीक है, एट प्रेजेंट HR की क्या इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री बोले तो कि कितने मानव संसाधन एज ए स्टॉक हमारे यहाँ, एज एन इन्वेंट्री हमारे यहाँ क्या है, कार्यरत है, हमारे यहाँ वर्किंग में है। तो इट इज अबाउट द करंट इन्वेंट्री ऑफ HR, कि भाई हमारा एक बहुत लार्ज लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और अराउंड 1000 to 1500 एम्प्लॉयज हमारे यहाँ क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी करंट इन्वेंट्री HR की। इतने मानव, इतने ह्यूमन रिसोर्स, इतने मानव संसाधन हमारे यहाँ कार्यरत है, इतने लोगों को हमने जॉब, रोजगार दिया हुआ है। सिर्फ हमने रोजगार दिया हुआ इतना काफ़ी है क्या? नहीं, दे आर हेल्पिंग अस फॉर द एफिशिएंट प्रोडक्शन। ये लोग हमें प्रोडक्शन में, उत्पादन में भी तो क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स के बिना उत्पादन संभव होता तो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट सोचिए आप कितनी कम हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कितनी ही आधुनिक, कितनी ही क्या कहना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले, हाई टेक्नोलॉजी को, बट ह्यूमन रिसोर्स के बिना आप उसको काम में नहीं ले सकते हैं, चाहे वो कितनी आधुनिक क्यों ना हो। आपने एक ऐसी मशीन भी लाकर रख दी है कि सिर्फ इसमें आपको रॉ मटेरियल इंसर्ट करना है, स्विच ऑन करना है और फिनिश गुड्स में होकर ही सामान आपको मिलेगा, तो भी उसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स की क्या होगी, आवश्यकता होगी, क्योंकि वो रॉ मटेरियल इंसर्ट कौन करेगा, स्विच ऑन कौन करेगा, स्विच ऑफ कौन करेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स की तो आपको उसमें आवश्यकता होगी ही होगी। तो इट इज अबाउट द इन्वेंटरी करंट HR। इस प्रोसेस के थ्रू हम कितने वर्कर्स, हमारी एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है, इसके बारे में भी क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज अबाउट द फोरकास्ट द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, फोरकास्टिंग एंड सप्लाई भी यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये फोरकास्टिंग एंड सप्लाई किसके कंटेक्स्ट में है, एम्प्लॉयज के। कि फोरकास्ट करना एम्प्लॉयज को, दैट मीन्स कि कितने क्या कहना चाहिए, व्यक्तियों की हमारी संस्था को आवश्यकता होगी, इसके बारे में पूर्वानुमान भी ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस के थ्रू ही लगाया जाता है। सपोज हमको पता है कि आज से 3 महीने बाद कोई बहुत बड़ा ऑर्डर हमारी संस्था को, हमारी कंपनी को मिलने वाला है, और हमें ये भी पता है कि अभी जितने एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनसे, उनकी संख्या में हमको वृद्धि करनी होगी, हमें कुछ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता लगने वाली है उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। तो अभी से ही ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टार्ट कर देगी, इंटरव्यूज़ लेना, ठीक है, सर्चिंग करना न्यू एम्प्लॉयज़ के बारे में, पता लगाना कि भाई कोई इंटरनली, एक्सटर्नली मैंने पढ़ाया था आपको कि इंटरनली किसी व्यक्ति को जॉब की आवश्यकता है क्या, ओवर टाइम करने में इंटरेस्टेड है क्या,
तो ये सारी चीज़ों का पूर्वानुमान लगाना, इनके बारे में फोरकास्टिंग करना, इनके बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, एज वेल एज द सप्लाई। किसकी सप्लाई? एम्प्लॉयज़ कि भाई क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मान लो कि एक डिपार्टमेंट में अभी काम रुका हुआ है और अगले डिपार्टमेंट में उसकी आवश्यकता लग रही, तो हम क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन से उठाकर हमने उसको परचेज डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। कुछ दिनों की तो बात है। दैट मीन्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सप्लाइंग द एम्प्लॉयज। वो क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को सप्लाई कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक। या आपने कई बार देखा होगा कि जिन लोगों का फील्ड वर्क चल रहा होता है ना, जो लेबर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग जनरली ये काम करते हैं कि वो ठेकेदार, आपने एक नाम सुना होगा कि उनके अंडर में अपने बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। जहाँ भी जिस भी कंपनी में सपोज पेवर्स ही लगाना है ना, हम बहुत बड़ा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, ब्लॉक जिनको आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, पेवर्स लगाना है, तो वो जो ठेकेदार है, वो जो पर्सन है कंस्ट्रक्शन का जो काम देखता है, उसके अंडर में कितने, मान लो 20 उसके वर्कर्स है, 20 वर्कर्स की उसकी टीम है, तो उनका जो काम है वो यही काम है कि हर जगह वो पेवर्स लगाते हैं, कंपनी में ब्लॉक्स लगाते हैं। तो हमको ऑर्डर मिल गया कि आपको 15 दिन में पेवर्स लगा के देना है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये जो ठेकेदार है, ये अपनी टीम को ले जाएगा, विद इन 15 डेज वर्क को कंप्लीट करेगा और वापस किसी और जगह का उसको ऑर्डर मिल जाएगा। तो व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, दे आर सप्लाइंग द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर हमने एचआर से हटकर इसलिए बात की ताकि आप समझ सकें कि एम्प्लॉयज़ का सप्लाई करना क्या होता है, कैसे एक फील्ड से हटाकर एक फील्ड पर काम कंप्लीट हो जाने के बाद हम दूसरे फील्ड पर उनको शिफ्ट कर देते हैं। तो इट इज़ द थर्ड स्टेज, सॉरी, नाउ द फोर्थ स्टेज इज अबाउट द एस्टिमेट गेप्स। या एस्टिमेट गेप्स करना मतलब क्या कि जो भी गेप है, गेप समझते हैं ना आप, हिंदी वर्ड तो नहीं आएगा मुझे बताना, कि सपोज ये दो हाथों के बीच में जो दूरी है, इसको हम गेप समझ लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो इस गेप को एस्टिमेट करना, किस तरीके से एस्टिमेट करना, कैसे अनुमान लगाना, कैसे एस्टिमेशन लगाना कि भैया कमी कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या एम्प्लॉयज़ के बारे में हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रोडक्शन में अगर कमी हो रही है, माल समय पर नहीं बन पा रहा है, तो उस कमी का क्या कारण है। सपोज हमें पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम है, या कुछ एम्प्लॉयज़ अभी छुट्टी पे गए हुए हैं, इसलिए हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम टास्क को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमने क्या कर लिया कि वी हैव टू एस्टिमेट द गेप्स कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, कमी कहाँ आ रही है, या किन चीज़ों में जो है वो सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है हमारे पास। तो उन चीज़ को क्या करना, उन सिचुएशंस को क्या करना, पता लगाना, उनके बारे में अनुमान लगाना, यह भी ह्यूमन रिसोर्स की फोर्थ स्टेज होती है। नेक्स्ट इज अबाउट द फॉर्मुलेट प्लान। फॉर्मुलेट प्लान मीन्स वी आर फॉर्मुलेटिंग, मतलब निर्माण करना। वी आर बोले तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के सुपीरियर होते हैं, ठीक है, जो एक्सपर्टीज होते हैं या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, दे आर फॉर्मुलेट द डिफरेंट प्लान्स। वो अलग अलग योजनाओं को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, वो अलग अलग प्लान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब ये फॉर्मुलेशन की जो बात आती है, तो ये प्लानिंग क्यों जरूरी है, ये तो मैनेजमेंट का हिस्सा है, लेकिन मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, एज आई टोल्ड यू, है ना। तो मैनेजमेंट तो हर जगह क्या होता है, उपस्थित होता है। मैनेजमेंट अच्छा है तभी तो संस्था अच्छे से काम कर पा रही है। आप देख लीजिए, जिन जगहों पर मैनेजमेंट का वर्किंग अच्छा नहीं होता है, वहाँ के रिजल्ट भी अच्छे नहीं होते, वो संस्थाएं बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करती मार्केट में। तो यहाँ पर इफ द सुपीरियर्स, इफ द एक्सपर्टीज आर फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स, मीन्स दे आर मेकिंग द डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द बेस्ट रिजल्ट थ्रू विच दे कैन अचीव द गोल ईजियर। वो ठीक तरीके से गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके, उद्देश्यों को, लक्ष्यों को वो प्राप्त कर सके। लेकिन उसके पहले उनकी प्लानिंग जो होगी वो क्या होगी, बहुत बेहतरीन होगी, तभी तो वो ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंट गोल्स। जस्ट अ मिनट। इम्प्लीमेंट प्लानिंग, इम्प्लीमेंट प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि जो
कर दिया गया है, अब उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है, उनका क्रियान्वयन करना है। क्रियान्वयन करना है तो कि भैया हमने एक प्लानिंग की क्या कर ली, लिस्ट बना ली, एक प्लान की हमारी लिस्ट है, उस प्लान में हमारे प्लान बी, प्लान सी लिखे हुए हैं। अब ये फॉर्मुलेशन होने के बाद, प्लान्स को बनाने के बाद, है ना, योजनाओं को बनाने के बाद जो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एचआर का, जो एचआर मैनेजर है, वो क्या करेगा, उसको क्रियान्वित करेगा। सबसे पहले वो प्लान ए लागू करेगा अपने डिपार्टमेंट में, फिर वो प्लान बी लागू करेगा। जितने भी प्लान उन्होंने बनाए हैं उनका क्या किया जाता है, फिर क्रियान्वित किया जाता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है कि जो भी प्लानिंग हमने की है वो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति से रिलेटेड हो, या वो हमारे नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती से रिलेटेड हो, या कुछ एम्प्लॉयज़ को हमें कंपनी से निकालना हो क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उससे रिलेटेड हो। तो दे आर इम्प्लीमेंट द प्लान्स वन बाय वन, एक के बाद एक ये अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को क्या करते जाते हैं, क्रियान्वित करते जाते हैं। अगले पे चलते हैं, लास्ट इज अबाउट द मॉनिटर, कंट्रोल एंड फीडबैक। whenever they formulate, whenever they implement the plan, last thing which is the most important point of the process, what they are taking the feedbacks, they are controlling, they are monitoring the plans। ठीक है, उन जो प्लान को आपने इम्प्लीमेंट किया है, अब टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, उनकी मॉनिटरिंग करना है कि भाई जो प्लान जिस तरीके से बने हैं और जिस तरीके से उनसे हमको रिजल्ट चाहिए वैसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द कंट्रोल, कि भाई जैसा प्लानिंग में है सब उसी के अनुसार होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, वो हो गया कंट्रोलिंग का हिस्सा। और नेक्स्ट इज रिलेटेड टू फीडबैक, मतलब क्या करना, फीडबैक लेना उन लोगों से। यही इस शब्द से तो हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। फीडबैक क्या होना, रिव्यूज़ लेना। हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो रिव्यूज़ देखते हैं ना किसी प्रोडक्ट के, कि भाई क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। तो उसी तरीके से जब हम किसी संस्था में काम करते हैं, जब कोई नई पॉलिसी आती है, जब कोई नया प्लान आता है, जब कोई नया न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाती है और उस पर काम किया जाता है, तब उसके बाद फीडबैक भी लिया जाता है कि भाई जैसा हमने चाहा था वैसा रिजल्ट हमको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड द taking feedback. So students, this video is fully related to the process of HR planning, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड प्रोसेस को क्या किया है, समझा है कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट है अलग से अलग HR, तो उसका टास्क जो है वो बहुत ईजी है, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छे एम्प्लॉयज़ ढूंढ कर नहीं देता है, अगर एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन की उम्मीदों पर पूरे खरे नहीं उतरते हैं, तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, उसके जो नकारात्मक रिजल्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन को ही फेस करने पड़ते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स, वैसे तो सभी डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग इम्पोर्टेंस है, बट HR डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बहुत हद तक जिम्मेदार होता है अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो जाएगा अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं तो इसलिए whenever they are recruiting the employees, they are much focusing on their experience, their knowledge and everything. So it is about the planning, process of HR planning. In next video we will discuss about the next topic from the same unit. So thank you.